हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डायरेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस फिजिक्स के अंदर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम सोल्व करेंगे जो एनटीए ने अपने अभ्यास ऐप पे जो पेपर डाले हैं, जो टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर डाले हैं, उनको हम चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इस सीरीज का सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के एनटीए ने कौन कौन से क्वेश्चन डाले हैं। तो जो आपका जेई का या तो नीट का पेपर आने वाला है, वो जो एनटीए ने क्वेश्चन डाले हैं उन्हीं के पैटर्न पे आने वाला है। तो इस टाइम पे जो जेई 2020 नीट 2020 वाले हैं उनके लिए एक फाइनल बूस्ट अपनी स्टडी है, जो उन्होंने एक साल से मेहनत कर रहे हो तो उनके लिए ये एक फाइनल बूस्ट देने का टाइम है। अपनी स्टडी को फाइनल बूस्ट देने के लिए इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता। जो इसी के अंदर हम आज पहला सेशन स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं electrostatic chapter के question. So before starting, I would like to introduce direction team. So they all are your JEE Guru at Direction Institute. So इस चैनल पे आपको जितना भी केमिस्ट्री का कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा रमेश सर की तरफ से, और जो आपका मैथ्स का कंटेंट लाएंगे वो सभी के प्यारे अमन सर, और जो फिजिक्स का कंटेंट है वो मैं लाने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि टू स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर टाइड फ्रॉम सम रिजिड सपोर्ट विथ हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड of length l. They make an angle. They make an angle theta with the vertical as shown in figure. If length l is decreased, then the angle theta with the vertical. तो हमने क्या किया, दो पार्टिकल हैं छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर, उनको जिनका मास m है और उनका चार्ज q है, उनको क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट से एक सिल्क की थ्रेड से बांध दिया जिसकी लेंथ कितनी है l। अब जब वो बांध दिया, जब नॉर्मल कंडीशन में बांध दिया, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि नीचे से क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो यहाँ जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उसके बाद वो कहीं मूव नहीं करेंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो लेंथ है उस लेंथ को छोटा करते जा रहे हैं, लेंथ को छोटा करते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि इसकी नई लेंथ ये कर दी, यहाँ पे कर दी, ये चार्ज यहाँ पे आ गई, नई लेंथ ये कर दी आप लोगों ने। तो नई लेंथ ये करने के बाद इस लेंथ को बोल देते हैं एल डैश। इस लेंथ को बोल दिया हम लोगों ने एल डैश। तो ये लेंथ होने के बाद, इतनी लेंथ करने के बाद पूछ रहा है कि इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, जो ये एंगल बना रहा है ये इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एंगल बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस इक्विलिब्रियम पे डिपेंड कर रहा है। इसने भी इक्विलिब्रियम बना लिया तो ये सारा हो गया, क्योंकि इस केस में क्या है, सारे के सारे फोर्स, जो टेंशन फोर्स लग रहा है, जो mg लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है। अभी क्या है, सारे के सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जैसे ही आपने इसकी लेंथ को कम किया, तो मान लेते हैं कि पहले लेंथ थी d1, अब आपने इस लेंथ को कर दिया d2। तो जैसे ही आपने इसकी लेंथ को कम किया, d2 इज लेस देन d1, तो इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था F1, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था F2। तो जैसे ही अपने को पता है जो F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो उनके बीच की डिस्टेंस होती है, उनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के। तो जैसे ही ये डिस्टेंस बढ़ेगी दोनों के बीच की, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो F2 होगा वो ग्रेटर देन होगा F1। तो F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा होगी। अब F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या होगा, कि जब आप लेंथ छोटी कर दोगे तो ये एक दूसरे को और ज्यादा रिपेल करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो ये एक दूसरे से थोड़े दूर चले जाएंगे। यानी कि जो हमारा नया, मान लो नया एंगल बनेगा जिसको हम बोल देते हैं थीटा डैश, इधर भी थीटा डैश, तो जो हमारा थीटा डैश होगा वो थीटा से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ कम करने की वजह से दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कम हो गई। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो उनके बीच जो रिपल्सन फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, उसकी वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, पहले ऐसे थे, बाद में थोड़े से दूर हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द एंड, charge q are placed at the end of diagonal of square of charge q are placed at other two corners. The condition for the net electric force on q to be zero is, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने क्या किया, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के दो डायगोनल पे आपने चार्ज रख दिया q, और बाकी जो दो डायगोनल बच गए वहां पे आपने चार्ज रखा स्मॉल q। तो अब कह रहा है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए आपको गिवन ऑप्शन में से, ताकि जो आपका कैपिटल क्यू है उस पे जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आए, जीरो आए। सबसे पहले इस स्क्वायर की लेंथ मान लेते हैं, स्क्वायर की लेंथ है आपकी ए, अगर ये लेंथ ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ये होगा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका √2a, ये भी हो गया आपका ए। तो अब फोर्स कैसे लगेंगे इनके ऊपर, फोर्स इस तरीके से लगेंगे, तो ये क्यू है, मान लेते हैं कि ये अभी अपने को कुछ नहीं पता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, अभी मान लेते हैं कि सारे सारे पॉजिटिव है, वो अपने आप आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा अपने आप आ जाएगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मान लिया F1, ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मान लिया F2, और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मान लिया F3। ये इन फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है वो, तो वो जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या, सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी, कितनी होगी, के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, और F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू ओवर √2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी F3 की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो F2 और F1 जो है बराबर है, F2 और F1 बराबर है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मैं F1 और F2 की बात करूं, इनका जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो F3 के डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ जी वो F3 के डायरेक्शन में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये हो गया आपका F3, पहले से पढ़ा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, उसको मैं नाम दे देता हूँ F12, वो कितना आएगा, इन दोनों के बीच एंगल 90 है, तो √2 टाइम हो जाएगा, √2 टाइम्स के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर। और अब अगर मैं नेट फोर्स निकालने की बात करूं एफ नेट, तो एफ नेट यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ नेट आपका हो जाएगा F3 प्लस F12, F3 प्लस F12 हो जाएगी एफ नेट की वैल्यू, ये क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ये जीरो होनी चाहिए। तो F3 कितना है, F3 है आपका के क्यू स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर प्लस F12 निकाल लिया हम लोगों ने, √2 के क्यू क्यू ओवर ए स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। तो अगर इसको जीरो करना है, अगर इसको आपको क्या करना है, जीरो करना है, तो उसके लिए क्या सेटिस्फाई हो जाएगा, q/2 इज इक्वल्स टू माइनस √2q माइनस √2q। तो अगर मैं आगे लिखूं, q/q की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो q q क्या हो जाएगा हमारा, q हो जाएगा माइनस का 2√2q। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a charge q is placed at the center of O, charge q is placed at the center of O of a cube of length L. Another charge q is placed at a distance L from O. If the total electric flux through the cube is 6 phi, then the value of phi is, तो एक चार्ज है जिसको हम लोगों ने क्यूब के सेंटर पे रख दे दिया, जिस क्यूब की लेंथ कितनी है L, क्यूब की साइड की लेंथ कितनी है L, फिर इस सेंटर से L डिस्टेंस पे बाहर की तरफ एक चार्ज और पड़ा है, तो पूछ रहा है कि अगर
इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू 6 फाई है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली अपने को निकालना है फ्लक्स, इस क्यूब में से फ्लक्स कितना जाएगा। तो हमको पता है कि जो फ्लक्स आता है किसी भी क्यूब से या किसी भी सरफेस से, वो फ्लक्स आता है उसके अंदर वाले चार्ज की वजह से। जो उस पर्टिकुलर सरफेस से बाहर की तरफ चार्ज है उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं आता, क्योंकि अगर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसेगी भी सरफेस के अंदर, तो वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल जाएगी सारी की सारी लाइनें। मान लो ऐसे ऐसे लाइनें घुसेगी तो वो बाहर ही निकल जाएगी सारी की सारी। तो इस वजह से जो टोटल फ्लक्स आएगा वो बाहर वाले की वजह से जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना का उतना फ्लक्स वापस एग्जिट भी कर रहा है, तो बाहर वाले की वजह से फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा? अंदर वाले चार्ज की वजह से आएगा। तो अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 डेज बोल देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 6 फाइव दिया गया है, यूज किया गया है। तो 5 डेज अगर मैं बोलूँ कि अंदर से जो फ्लक्स आ रहा है वो 5 डेज है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू इनक्लोज, इनक्लोज क्यू कितना है? इनक्लोज चार्ज कितना है? इनक्लोज चार्ज हमारा क्यू है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो गया? फ्लक्स की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है कि इस फ्लक्स की वैल्यू है 6 फाइव। ये दे दिया क्वेश्चन में 6 फाइव, तो फाइव की वैल्यू बतानी है। तो अगर ये 6 फाइव है तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। बाहर वाले की वजह से कंफ्यूज नहीं होना था। बाहर वाले जो सरफेस की बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से कभी फ्लक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस के अंदर घुसेगी, उस सरफेस के अंदर एंटर करेगी, उतनी की उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस सरफेस से एग्जिट भी कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए कि कह रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 10 की पावर -3 kg एंड चार्ज 1 कूलम। एम की वैल्यू दे दी आपको -3 kg, क्यू की वैल्यू दे दी 1 कूलम। इनिशियली एट रेस्ट यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो है एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो। फिर कहता है कि पार्टिकल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है जो कैसे वेरी कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ पे ई नॉट की वैल्यू आपको ये दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू 10 की पावर 3 दे रखी है। फिर कह रहा है कि कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तब पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी होगी? पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो पार्टिकल के ऊपर अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है पार्टिकल, पार्टिकल अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा? एफ। एफ क्या होता है? क्यू इंटू ई। एफ कितना हो जाएगा? क्यू, ई की वैल्यू दे रखी है आपको ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का? एफ बाई एम होता है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो गया। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन एक हाईलाइट की चीज मैक्सिमम स्पीड चाहिए आपको। तो किसी भी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो हम लोग क्या करते हैं? मान लो आपको y को x के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम या मिनिमम करना है, तो हम क्या करते हैं? dy बाई dx करते हैं, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है? वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम या मिनिमम करना है। तो इसका मतलब क्या कि फॉर v मैक्सिमम, v को मैक्सिमम होने के लिए, फॉर v मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम होने के लिए dv बाई dt को क्या होना पड़ेगा? जीरो। dv बाई dt का मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे चेक करना पड़ता है डबल डिफरेंशिएशन से, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी डबल डिफरेंशिएट करने की, सीधा पता लग जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, यहाँ से हम लोगों को ये पता। तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो अब ना तो क्यू जीरो है ना ई नॉट जीरो है, क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई एम की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो ना तो क्यू जीरो है, ना ई नॉट जीरो है, ना एम जीरो। इसका मतलब साइन ओमेगा टी को जीरो होना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी को जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? ओमेगा टी को जीरो होना पड़ेगा, या इसको पाई होना पड़ेगा, या 2 पाई होना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टी इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल रेस्ट पे, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो गई। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी वेलोसिटी मिनिमम है, तो टी इज इक्वल टू पाई पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम। तो हम लोगों को टाइम मिल गया जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कौन सा टाइम है वो जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? वो है हमारा टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे जो हमारी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो टी कितना हो गया?
पाई बाई ओमेगा। तो इस टाइम पे हमारी वेलोसिटी है जो मैक्सिमम होने वाली है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे, ये वेलोसिटी फाइंड कैसे करेंगे, मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt। ए को अगर मैंने dv बाई dt लिख दिया यहाँ पे, तो dv बाई dt आपको दे रखा है q e नॉट साइन ओमेगा टी ओवर एम। तो अगर मैं dt को उधर ले जाऊं, dt को मैं ले गया इधर, तो दोनों साइड कर टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, अगर t जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है, और t की वैल्यू अगर पाई बाई ओमेगा हो जाती है तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू v मैक्सिमम, यानी कि जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, इधर से सारा ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, q e नॉट बाई m, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी ओवर ओमेगा, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के पाई बाई ओमेगा तक। ठीक है, ये हो गया। तो v मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो v मैक्सिमम कितना आ जाएगा, q e नॉट बाई m ओमेगा माइनस, अब जब लिमिट लगेंगे टाइम की पाई बाई ओमेगा तो कोस पाई बनेगा, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, फिर एक माइनस उसके अंदर है वो, कोस जीरो की वैल्यू कितनी, 1, माइनस माइनस एक फॉर्मूले का आ गया, एक माइनस कोस क्या क्या लगाया उसका आ गया, तो और कोस की वैल्यू 0 -1, ये हो गया 2। अगर हम लोगों को v मैक्सिमम निकालना है, q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, e की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, m की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, m की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 3, और इधर कितना बन गया 2। ये सारा का सारा कट गया आपस में, ये देखो। तो v मैक्सिमम कितना आ गया हमारा, v मैक्सिमम आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था जिसका आंसर हो जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर फिक्स्ड एट ग्रेविटी फ्री स्पेस as shown in figure. If an electron is released, it rests from point A, then its speed just before striking other sphere is। तो ये दो स्फीयर दे रखे हैं जिनकी रेडियस r दे रखी है आपको, ठीक है, रेडियस r दे रखी है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 10r दे रखी है। पूछ रहा है, बोल रहा है कि जो हमारा जो ए है, यहाँ से हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन में मास कितना होता है माइनस का ही, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ा, तो ये यहाँ स्ट्राइक करेगा, जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए वेलोसिटी कितनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे, मिनिमम एनर्जी कितनी दे, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है। तो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है, इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये करना है आपको सिंपली। ठीक है, तो जब एक ये पॉइंट ए हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है जहाँ पे ये इसको टच करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी होगी, वी गेन कर दी इसने वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी ए पे डिस्कस करूँ, मैं इनिशियली ए पे था, ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ए पे काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है रेस्ट पे छोड़ा है, तो ए पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0। बस अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे एक होगी C1 की वजह से, C1 की वजह से कितनी होगी, K माइनस क्यू इंटू माइनस ई ओवर आर। ए किसकी वजह से होगी, C2 की वजह से, वो कितनी होगी, K क्यू माइनस ई ओवर 9r। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो C2 का सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस है आपकी 9r। तो ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन के बारे में बात। अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन यानी कि पॉइंट बी पे, तो उसके ऊपर एक तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, C2 की वजह से कितनी हो जाएगी, के क्यू माइनस ई ओवर आर। अब इस बार C1 और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आपकी 9r हो जाएगी, के माइनस का क्यू माइनस का ई ओवर 9r। तो अगर हम हाफ एम वी स्क्वायर को एक साइड करें तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, इधर से 2k क्यू ई ओवर आर माइनस का 2/9
के क्यू ई बाई आर। जब अब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल, ये मिलेगा हम लोगों को 16/9, और अगर मैं के को लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू ई बाई आर। तो इसको सोल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 क्यू ई ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब निकालना है वी। वी कितना हो गया 8 क्यू ई ओवर 9 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर, सारा का सारा रूट के अंदर। तो अगर ऑप्शन मैच करे तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमको कुछ नहीं करना था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि उस वहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ मिनिमम वेलोसिटी v with charge q should be projected so that it manages to reach the center of ring starting from the position shown in figure। यानी कि इस चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी भी वेलोसिटी दें ताकि ये जो है इस रिंग के सेंटर पे पहुंच जाए। यहाँ पर भी जब जैसे पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है, जब भी वेलोसिटी की बात आए, ऐसा कुछ भी आए, तो हम लोगों को यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन किसे लगाएंगे कि इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी के क्यू क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स की वैल्यू भी आपको आर गिवन है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि पार्टिकल को कहाँ पे पहुंचना चाहिए, पार्टिकल रिंग के सेंटर पे पहुंचना चाहिए। तो जैसे ही रिंग के सेंटर पे पहुंचेगा, अब इस पूरे चार्ज और इस स्मॉल क्यूब वाले चार्ज के बीच कितनी डिस्टेंस रह जाएगी, आर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के क्यू स्मॉल क्यू ओवर कैपिटल आर। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसको यहाँ पे पहुंचाना है। ठीक है, यहाँ पे पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये पहुंच के रुक जाएगा, मिनिमम इसको पहुंचाना है तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए अपने को। ठीक है, यहाँ पे पहुंचते ही ये जीरो हो जाएगा, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब हम लोगों को ये v निकालना है। v निकालने की क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर 1 - बाई √2 हो जाएगा, कितना, बाई √2। जब इसको सोल्व करेंगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर इंटू टू, वो टू इधर आ गया, ये क्या बन गया, √2 - 1/√2। ओके, so v square will be k q q बाई एम आर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 √2, √2 से √2 कट गया, 2 - √2। v कितना आ गया हमारा, अंडर रूट के क्यू क्यू बाई एम आर 2 - √2। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी के क्यू क्यू बाई एम आर टू 2 - √2। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व करना होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको कंजर्व करनी है, इनिशियल एंड फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, इन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, कौन से पॉइंट चार्ज, Q1 एंड Q2, अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज Q। ठीक है, एक सेल दे रखी है जिसके चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, is placed is shown in diagram। ठीक है, assuming all the charge is to be positive, mark out the correct statement। स्टेटमेंट पढ़ते क्या बारे में क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन से पता नहीं लगा क्या पूछना चाह रहा है ये। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, सफिशिएंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। मतलब बात कर रहा है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है क्यू पे वो किस तरीके से है।
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यू पे निकालने से पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके उसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, तो अब अगर इस सरफेस पे चार्ज की वजह से मैं मानूं कि इस पे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, ई एस है, तो अगर ये ई एस जीरो आएगा, अगर ये ई एस जीरो आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमारा क्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर ये ई एस यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस की वजह से वो जीरो नहीं आया, अगर हमारा जो ई एस है वो सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं आया, इसका मतलब जो हमारा क्यू है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है वो एक तो उसके सरफेस पे रहता है, फिर वो इस तरीके से अरेंज होता है कि वो क्या करता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देता है। इस तरीके से अरेंज होता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देता है, तो इस तरीके से अरेंज होगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में देखने के लिए कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देखने के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आना चाहिए। तो अगर मैं ओ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, क्यों आना चाहिए, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई क्यू वन की वजह से प्लस ई दूसरे वाले क्यू वन की वजह से प्लस सरफेस वाले चार्ज की वजह से, जिसको मैंने बोला ई एस। अब ये तो होगा जीरो, क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा जीरो ही होना है। ठीक है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, तो ये जीरो होने के लिए ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, ये दो जो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये तो जीरो है ही नहीं, किसी भी हालत में जीरो नहीं है ये, क्योंकि अगर ये चार्ज Q1 है तो Q1 से एक पॉइंट चार्ज से किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता ही आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आपको ये चीज पता है, ये तो जीरो होना ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही देगा, तो इसको जीरो करना है तो इसका मतलब जो सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या होना पड़ेगा, इनके रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो हमारा ई एस है वो जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर ई सरफेस जीरो नहीं आएगा तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस में वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। हमारा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर, ये रहा सेंटर इसका, इससे r डिस्टेंस पे q चार्ज रखा गया है। ठीक है, इसे r डिस्टेंस पे q चार्ज रखा गया है। ये रहा कंडक्टिंग सेल ऑफ इनर रेडियस 2r, ये कितनी दे रखी है आपको, इनर रेडियस 2r एंड आउटर रेडियस 3r, ये वैल्यू दे रखी है आपको 3r आउटर रेडियस। ठीक है, if the electric potential at the center of the cell will be, यानी कि इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो निकालना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करोगे उसी के बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पे अगर क्यू चार्ज है तो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से इसके अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब पूरा का पूरा जो कंडक्टर था पहले न्यूट्रल था, तो पूरा पूरा उसके न्यूट्रल होने के लिए बाहर वाली सरफेस है उसके ऊपर क्यू चार्ज आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आएगा, क्यों, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज सिर्फ उसके सरफेस पे होता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर अपने को ओ पे निकालना है पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अपने को इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, एक तो पोटेंशियल होगा आपका जो आर डिस्टेंस पे चार्ज है उसकी वजह से, क्यू वाले की चार्ज की वजह से। दूसरा पोटेंशियल होगा आपका इनर सरफेस की वजह से, जिसकी रेडियस कितनी है 2r, जिसपे चार्ज कितना है माइनस का q। ठीक है, तीसरा होगा आपका जो बड़ा वाला स्फीयर है यानी कि आउटर सरफेस की वजह से, जिसके ऊपर चार्ज है q और जिसकी रेडियस है 3r, इनकी वजह से टोटल पोटेंशियल होगा। तो इसकी वजह से टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, अगर मैं बोलूँ वी नेट, वी नेट कितना हो जाएगा, इसकी वजह से कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, इसकी वजह से कितना हो जाएगा माइनस का के क्यू बाई 2r, और इसकी वजह से के क्यू बाई 3r। तो ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल एट सेंटर O। ठीक है, तो आगे कैलकुलेट करते हैं, तो हम के क्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू और r कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अंदर क्या बचा 1 - 1/2 + 1/3,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अंदर मिलेगा 5/6। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी की जो नेट पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे वो इतना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को इससे करना होता है। सबसे पहले आपको इंड्यूस चार्ज निकालना पड़ेगा। इंड्यूस चार्ज निकालने के बाद आपको तीन अलग अलग, एक तो आपका हो गया पॉइंट चार्ज, दूसरा हो गया आपका इनर सेल, और एक हो गया आपका आउटर मोस्ट सरफेस, उसकी वजह से पोटेंशियल। तो इन तीनों पोटेंशियल को जब आप ऐड करोगे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे, इनका सम करोगे, तो आपको जो नेट पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल, वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस। सभी जगह स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इतनी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इन एक्स वाई प्लेन इज शोन बाय। तो जो हमारा इक्विपोटेंशियल होगा वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कितना एंगल बना रहा होगा। तो अपने को पता है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है वो ऐसे आती है, एक प्लेन में आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। 3D में होती है, प्लेन में। अगर 2D देख रहे हैं तो अपने को लाइन दिखेगी, प्लेन में आती है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से नहीं दे रखा हम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलग दे रखी है। क्या डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रखा है कि 3 i कैप माइनस का जे कैप। तो अगर हम इसको प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? कुछ -j कैप प्लस 3 कैप, यानी कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? 30 डिग्री। वाई बाई एक्स होता है ना, थीटा एंड थीटा। वाई यानी कि 1 और एक्स यानी कि 3। तो y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, वहां से अपने को जो x एक्सिस के साथ एंगल है वो मिल जाता है। तो 1/√3 यानी कि 30 डिग्री बना रहा होगा ये एंगल। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा, ये एंगल 30 डिग्री है। तो अब जो हमारा जो होगा, जो हमारी इक्विपोटेंशियल होगा वो कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस तरीके से। तो कितना एंगल बनाएगी? एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी? अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 90 है, टोटल 90 है, ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो होगी और एंगल बनाएगी 60 डिग्री। तो ऑप्शन में दे रखा है कि कौन सा हायर पॉइंट होगा और हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो कम होता है, उसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां पे पोटेंशियल लो होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ऑप्शन देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कम है, ऊपर ज्यादा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है वहां पे पोटेंशियल कम होता है। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सरफेस का ही है। कह रहा है कि द ग्रिड रिप्रेजेंट द रीजन इन द स्पेस containing a uniform electric field each square of size 1 meter into 1 meter if potential at point A, B and so on। आपको इतने सारे पोटेंशियल दिए गए, यहाँ पे वैल्यू दी गई है। फिर आपको क्या करना है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको ई की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लोगों को ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा पॉइंट ए है और जो पॉइंट एफ है उनका पोटेंशियल सेम है, कितना? -1। और हमारा पॉइंट ओ है, ई है, एच है, इनका पोटेंशियल सेम है, कितना? 0। हमारा पॉइंट सी है और जी है, उनका पोटेंशियल सेम है, कितना? 1। हमारा जो डी पॉइंट है उसका पोटेंशियल 2। इसी तरीके से हमारा बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल है -2। तो अगर आप इस पूरे डेटा को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती नजर आएगी। कैसे? देखो, ए और एफ कुछ इस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी यहाँ पे। फिर कह रहा है ओ ई एच, यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गई यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी कितनी होगी? वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है, लिख देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे -2, यहाँ पे वैल्यू है आपकी 1, सॉरी -1, यहाँ पे वैल्यू है सारी की सारी 0,
और यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी 2। तो इस तरीके के आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे। तो अब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? पहले एक क्वेश्चन करके आए जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल क्या है? डी वाला है और लोअर पोटेंशियल बी वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, कुछ कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? अपने को तो वैल्यू बतानी है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, अगर डेल्टा वी कितना हो जाएगा? -2 -0 ओवर ये बीच की डिस्टेंस ई बी, ये 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो ई बी कितना हो जाएगा? √2। ये कितना हो गया? √2। ई का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया आपका √2। लेकिन हम लोगों को निकालना है इस फॉर्म में, आई कैप और जे कैप वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो ये देखो ये एंगल कितना है? 45। ये एंगल 45 है, तो ई वेक्टर कितना हो जाएगा? ई वेक्टर आपका हो जाएगा √2 cos 45 आई कैप प्लस √2 sin 45 माइनस का जे कैप। क्यों माइनस का जे कैप? क्यों? क्योंकि इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? cos 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आई कैप माइनस का जे कैप, ऑप्शन बी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्फेरिकल पोर्शन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्फीयर हैविंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली in its volume as shown in figure. The electric field inside the emptied space, यानी कि कैविटी है, कैविटी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके नोट्स का है। ऐसा क्वेश्चन आपको नोट्स में करवा दिया जाता है। कैसे? कि अगर इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपका ए वेक्टर है, कि अगर इन दोनों की कैविटी के सेंटर के बीच की डिस्टेंस और जो स्क्वायर है उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर ए वेक्टर है और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो हम इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, क्या लिखते हैं? याद आ रहा है? ρ/3 ε0 ए वेक्टर। ए वेक्टर यानी कि अगर आप कोई भी पॉइंट पकड़ लो, इसके अंदर कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कैविटी के अंदर सारे के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इतना ही रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जो आपकी जो डेंसिटी है उसके ऊपर, और आपकी जो कैविटी है और जो आपका स्फीयर है उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैविटी के अंदर चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, तो आपका जो कैविटी है या जो स्फीयर है उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस तो बदलने वाली नहीं है, ये तो सेम ही रहना है। इसका मतलब जो कैविटी होती है उसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो। कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी और वो यूनिफॉर्म होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का है। कह रहा है कि N1 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, एंड क्या कह रहा है कि कितने कितने कैपेसिटर है? N1 कैपेसिटर है। कितना है? N1 कैपेसिटर। तो हर एक की वैल्यू है C1 और इनको क्या किया हम लोगों ने? एक बैटरी जोड़ी, कितनी? V वोल्ट की। एक V वोल्ट की बैटरी को जोड़ के इसको क्या किया गया? चार्ज किया गया इन कैपेसिटर को। ठीक है, दूसरा केस क्या बोल रहा है कि N2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड चार्ज बाय सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो कितने? N2 N2 कैपेसिटर सारे के सारे C2 के, सारे के सारे C2 कैपेसिटेंस के, इनको हम लोगों ने कनेक्ट किया किससे? 4 वोल्ट की बैटरी से। 4 वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने इसको चार्ज किया।
कह रहा है कि अगर दोनों के अंदर सेम एनर्जी स्टोर होती है तो C1 और C2 में ये रिलेशन होता है जहाँ पे M क्या होगा। अगर C1 और C2 में ये रिलेशन होता है तो M की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड निकालनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो अगर मैं यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करूं कि C इक्विवेलेंट फॉर वन कितना आएगा, कितना आएगा। अगर ये N1 है और पैरेलल में तो NC1 N1C1 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि इनकी एनर्जी की U1 कितनी हो जाएगी, हाफ N1C1 इंटू वी का स्क्वायर। इतनी इनकी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 2 की बात करूं मैं, C इक्विवेलेंट 2 कितना हो जाएगा, C2 बाई N2, क्योंकि सीरीज में क्या होता है C बाई N होता है, C2 बाई N2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम के अंदर वो कितनी हो जाएगी, हाफ C2 बाई N2 इंटू 4V का स्क्वायर, 4V का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो बराबर हो रही है, यानी कि जो हमारा U1 है और जो U2 है वो क्या है, बराबर है। U1 और U2 बराबर है, इसका मतलब हाफ N1C1 V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C2 बाई N2 4V2 मतलब 16V स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कट गया। अब हम लोग को निकालना है रिलेशन C1, तो C V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, C1 इज इक्वल टू 16 C2 ओवर N1 इंटू N2। तो कितनी आई वैल्यू, अगर हम कंपेयर करें डेटा से तो हमारा जो M है उसकी वैल्यू कितनी आई, 16। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा था वो इंटीजर टाइप में दे रखा था, मतलब न्यूमेरिकल टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा 16, M की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं अगर उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम जब भी नेक्स्ट वीडियो आए जो डाउट होंगे उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी तरीके की वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून टू बूस्ट योर जेईई प्रिपरेशन एट लास्ट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।